नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अब फिर से नैतिक दुविधा खड़ा हो गया है। और नैतिक दुविधा क्या है? इच्छा मृत्यु को लेकर के, चूंकि एक पेरेंट्स हैं वो पहुंच गए हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट और वह अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूरी घटना क्या है और क्यों ऐसा अब फिर से संभावना बन रहा है देश में कि इच्छा मृत्यु को लेकर के कुछ बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि यहां पर जो है अब स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पक्ष बनाया जा रहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे पूछा गया है कि क्या इसमें कुछ किया जा सकता है। क्या पूरी घटना है, सबसे पहले देख लीजिए। हर जगह आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह से कवर भी किया है। और यूथनेशिया, ये जो यूथनेशिया है यह शब्द फिर से चर्चा में आ गया, यानी कि इच्छा मृत्यु। और इसमें जो दो टाइप होता है, एक जो है इसमें एक्टिव यूथनेशिया, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, और दूसरा हो गया क्या, पैसिव। ठीक है, तो आज मैं दोनों चीजों पर चर्चा करूंगा इसी लेक्चर में कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, यानी कि निष्क्रिय और सक्रिय क्या दोनों बातें हैं, किस तरह से इस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। घटनाक्रम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल है क्या, मैंने कहा कि एक पेरेंट है जिनकी उम्र तकरीबन जो है 60 वर्ष के आसपास है और उनका एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 30 वर्ष है। अब यहां पर समझिए, इसी लड़के को लेकर के बातें की जा रही है। उनका यह बेटा है और यह मोहाली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वहां एक 4 मंजिले छत से एक बार ये गिर जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक्सीडेंट होता है। इसके सिर में गंभीर चोट आ जाती है और क्वाड्रिप्लेजिया इसको हो जाता। अब ये क्वाड्रिप्लेजिया क्या है? यह एक तरह का ऐसा बीमारी है जिसमें 100% शरीर जो है वह विकलांगता को प्राप्त कर जाता है, यानी कि पूरी तरह से 100% वह व्यक्ति जो है डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके सर में चोट लग गया है तो वो सिग्नल्स बाकी बॉडी तक जा ही नहीं रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लकवा जैसा या कोमा जैसा स्थिति, आप ऐसा कह सकते हैं, कुछ हद तक ऐसा स्थिति होता है। अब देखिए, इस लड़के की उम्र अभी 30 साल है और बताया जा रहा है कि इसका जब एक्सीडेंट हुआ और अभी तक जो है यह 11 साल से बेड पर ही पड़ा हुआ है, यानी कि कोई सुधार नहीं आया है इसमें। इसके पेरेंट्स का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना है कि देखिए, हमारे पास जो पेंशन है उसकी राशि बहुत कम है और वह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा 2021 में इन्होंने कहा कि हमारा घर भी बिक चुका है, लगातार खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे अहम बात कि डॉक्टर की जो पूरी टीम है, डॉक्टर की पूरी टीम ने यह कह दिया है कि नामुमकिन है कि आपके बेटे का कोई किसी भी तरह से कुछ मूवमेंट हो सके, यानी कि जीवन भर जो है ये असाध्य रोग से तड़पता रहेगा। असहनीय दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। 11 साल का समय जो है काफी लंबा होता है। अभी उसकी उम्र 30 वर्ष है और ये हुआ कब से? 11 साल पहले जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 19 साल से तकरीबन ये बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, इसी सब चीजों को लेकर के ये जो है पहले हाईकोर्ट पहुंचे कि मेरे बेटे का तो कम से कम जो जीवन है वो खराब हो ही गया है, लेकिन कम से कम वह सम्मान से उसकी मृत्यु हो सके। वह पीड़ा से तड़प रहा है पिछले 11 साल से। डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं हो सकता है, तो आप मेडिकल टीम गठित कर दीजिए ताकि वहां पर जो पैसिव यूथनेशिया की भारत में जो इजाजत है, पैसिव यूथनेशिया के तहत मैं अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग आपसे करता हूं। यह हाईकोर्ट पहले पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, तो ये अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है और देखिए इस मुद्दे की महत्ता को समझिए, क्योंकि यहां पर जो है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ खुद ही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। JB पादरीवाला भी हैं और मनोज मिश्रा, ये 3 जज इसमें शामिल हैं। इन तीनों के द्वारा इस मुद्दे को देखा जाता है और मुद्दे को जब देखा जाता है कि तो इसमें टर्म जो है वह यूथनेशिया आ गया और यूथनेशिया के तहत इनके वकील ने मांग किया कि आप जो है निष्क्रिय यूथनेशिया दे दीजिए, यानी कि पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दीजिए। अब पैसिव यूथनेशिया किस ग्राउंड पे ये मांग रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब का नाम है यहां पर रायल्स ट्यूब। ये रायल्स ट्यूब यहां पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों में आप जब जाते होंगे अस्पताल वगैरह या ऐसे भी फिल्मों में तस्वीरों में देखते होंगे तो मरीज के मुंह में, नाक में इस तरह का ट्यूब लगा रहता है ताकि भोजन वगैरह अंदर जा सके। अब देखिए इस केस में क्या था, मैंने कहा क्या था, 11 साल से वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, 100% डिसेबिलिटी उसकी बॉडी में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो खा नहीं सकता है, उसके पास दवा भी नहीं वो शरीर में ले सकता है, तो फिर भोजन कैसे दिया जाएगा? तो रायल्स ट्यूब के माध्यम से
जो नाक में वह ट्यूब दिया जाता है और फिर जो है वह ट्यूब उसके पेट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह ट्यूब जो है डिस्पोजल ट्यूब होता है, नाक के माध्यम से पेट तक पहुंचाया जाता है और फिर ताकि वहां तक जो है भोजन पहुंचाया जा सके, दवा पहुंचाया जा सके और किसी तरह से उसे जीवित रखा जाए। यानी कि जीवित रखने के लिए किसी तरह से ये व्यवस्था की जाती है और इसमें निश्चित तौर पर उसे असाध्य पीड़ा भी होगा। तो ये सब चीजें जब 11 साल से चल रहा है तो इनके जो पेरेंट्स पहुंचे हैं ये कह रहे हैं कि देखिए ये ट्यूब्स आप हटा लीजिए। आप समझ रहे हैं कि हमें ये इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे के शरीर से ये ट्यूब्स हटा लूं, क्योंकि यही एक ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब है यही उसे जिंदा रखे हुए है। लेकिन उसका वो कह रहे हैं कि जिंदा रहना ना रहना दोनों बराबर ही है, उसे काफी तकलीफ हो रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं है और डॉक्टर भी मना कर चुकी है। तो मेडिकल टीम गठित कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट आ जाए और ये ट्यूब हटा लिया जाए। और ट्यूब हटने से क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे उस तक जो है दवा भोजन नहीं पहुंचेगा, तो फिर धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। तो कम से कम जो है आराम से वह मर तो सके, तकलीफ से वो बाहर तो आ सके। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, भारत में जिस तरह के यूथनेशिया की इजाजत दिया गया है वह पैसिव यूथनेशिया है, यानी कि निष्क्रिय यूथनेशिया है। क्या होता है निष्क्रिय यूथनेशिया, इसकी चर्चा मैं करूंगा। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रायल्स ट्यूब है यह रायल्स ट्यूब सपोर्ट सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है, अभी समझ जाएंगे आपको, मैं बताऊंगा तो चीजों को कि सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत मेडिकल में नहीं रखा गया है इसे। तो अगर मान लीजिए इस रायल्स ट्यूब को हम हटाते हैं तो रायल्स ट्यूब हटाने से उनकी मृत्यु नहीं होती है, फिर मृत्यु होगा कैसे? तो ये ट्यूब काम क्या करता है, यह ट्यूब सिर्फ पेट तक, नाक के माध्यम से पेट तक उसके पास भोजन और दवा ले जाता है। मामला समझिए, तो भोजन और दवा जब पेट तक पहुंचा तो आप जब ट्यूब हटाएंगे तो क्या बताइए, ट्यूब हटाने से उसकी मृत्यु हो रही है? नहीं। किससे मृत्यु होगी? भूख से मृत्यु हो जाएगी, यानी कि भोजन उसे नहीं मिलेगा और उस भोजन के नहीं मिलने से उसकी मृत्यु होगी। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसे जो है, इस ट्यूब को आप पैसिव यूथनेशिया का हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में सपोर्ट सिस्टम का काम नहीं करेगा। यही यहां पर बातें कही गई है। अब इस बात को लेकर के जज जो हैं, अब देखिए पल्ला झाड़ नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मामला जो है काफी यहां पर गंभीर है। जब डॉक्टर की टीम ऑलरेडी कह चुकी है कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ठीक है, और 11 साल से इसी अवस्था में है, तो फिर क्या ही किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा है, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता उसमें है ऐश्वर्या भाटी, उनसे यह कहा गया है कि आप यह तलाश कीजिए कि क्या कोई संस्था इस बच्चे की देखभाल कर सकता है, क्योंकि अगर माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सब कुछ बिक गया है, आप जानते हैं मेडिकल का कितना फी आता है हमारे देश में, तो फिर इस स्थिति में कोई एनजीओ हो, कोई संस्था हो, सरकार कुछ व्यवस्था कर सके और उसका जो जिम्मेदारी ले सके देखरेख का, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है? ये एक बात कहा गया। दूसरी बात जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श को लेकर के कहा गया है, वकील से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श लिया जाए कि इस तरह की स्थिति में क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो याचिका जो है उसको आगे नहीं बढ़ाया, याचिका को स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या इसमें फैसला लेती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय को भी इन चीजों पे काम करना होगा कि क्या वाकई यह पैसिव यूथनेशिया में आता है कि नहीं। और अगर मान लीजिए इस तरह के नए नए जो हैं चीजें, नए नए जो इशूज हैं वह सामने आ जाता है मेडिकल बोर्ड के सामने, अदालत के सामने, सरकार के सामने, तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? क्या कानून में कुछ परिवर्तन किया जाएगा? ये सब जो है अब स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर है। अब देखिए यूथनेशिया की सबसे पहले चर्चा करते हैं। समटाइम्स डेथ एंड्स सफरिंग एंड नॉट लाइफ। क्या मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है, मृत्यु जो है ना वो आपको तकलीफ से बाहर करता है, वो आपके जीवन को खत्म नहीं कर रहा। जनरली हम क्या कहते हैं कि मरने हैं तो जीवन हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन यूथनेशिया के लिए कहा जाता है कि नहीं, वह आपके दर्द को खत्म कर देता है। इतना आप लंबे समय से कोई व्यक्ति कोमा में है, कभी वो ठीक हो ही नहीं सकता है, तो फिर जो है उसको असहाय दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो उस पीड़ा से तो कम से कम उसके छुटकारा दे दीजिए, जीवन भर उस पीड़ा में उसे क्यों रखना। तो ये बात लंबे समय से भारत में कहा जाता रहा, लंबे समय से डिमांड किया गया कि भाई आप यूथनेशिया की इजाजत दीजिए। भारत में इसको लेकर के नहीं आगे बढ़ रहा जा रहा था, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनली मानी और फिर कहा गया कि ठीक है यूथनेशिया की इजाजत दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी टर्म आ गया, इसमें टर्म आ गया कि दो बातें हैं कि देखिए यूथनेशिया के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार हो जाएगा कि वह पैसिव यूथनेशिया होगा, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय यूथनेशिया। दूसरा एक्टिव यूथनेशिया हो जाएगा, ठीक है, जो कि सक्रिय यूथनेशिया जिसे आप कहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है? तो ये जो चीजें हैं,
पैसिव यूथनेशिया की जो चीजें हैं इसमें क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम होता है। मान लीजिए यह तय हो गया, मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि हाँ ये व्यक्ति जो है नहीं बच सकते किसी भी कंडीशन में, और जब तक जिएंगे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ और पीड़ा होगा, इससे बेहतर है घर के लोग राजी हैं, सब राजी हैं, तो फिर इन्हें जो है कम से कम यूथनेशिया के जरिए सम्मान पूर्वक मृत्यु दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये मेडिकल बोर्ड ने सजेशन दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे मेडिकल सर्विस में व्यक्ति को सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है या बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा। ठीक है, जो बाहर से, मतलब इसमें बाहर से ड्रग्स देने की आवश्यकता नहीं है, इंजेक्शन या पॉइजन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस सप्लाई से, जिस मेडिसिन के देने से कम से कम वो जीवित हैं, सांसें चल रही है, उस सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाएगा। ठीक है, और इस सपोर्ट सिस्टम के हटाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसे सम्मान पूर्वक मृत्यु कहा गया है। अब एक्टिव यूथनेशिया क्या है? देखिए, भारत में पैसिव यूथनेशिया ही है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया को इजाजत नहीं दिया गया है। बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न है और इस तरह के टॉपिक हैं खूब पूछे जाते हैं इथिक्स के पेपर में, एसए में भी आता है, इसलिए इस पर चर्चा फिर से हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक है और अब सरकार के हवाले है, तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कीजिए क्योंकि यहां से संभावना बन सकता है प्रश्न का। ठीक है, तो अब एक्टिव यूथनेशिया की चर्चा समझिए। ये देखिए इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, तस्वीर से ही समझ सकते हैं आप। तो तस्वीर से समझ में क्या आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, मेडिकल टीम ने कह दिया कि हाँ यह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, दर्द में है, पीड़ा में है, तो आप इसे यूथनेशिया दे सकते हैं, तो पैसिव यूथनेशिया में सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि बाहर से पॉइजन उसके शरीर में डाल दीजिए या ड्रग्स डाल दीजिए, है ना, यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ इंजेक्शन के जरिए उसके बॉडी में डालना पड़ेगा, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मामला समझ में आ गया? यानी कि बाहर से कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। भारत में इसकी इजाजत नहीं दी गई है कि नहीं आप सपोर्ट सिस्टम ही हटा सकते हैं, आप इंजेक्शन देकर के, पॉइजन या ड्रग्स देकर के किसी की जान नहीं ले सकते हैं। इन सब चीजों को बहुत ही तरीके से किया जाता है, मेडिकल टीम की इजाजत लेनी पड़ती है, तभी ये सारी चीजें जो है, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, एक नैतिक पहलू है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा आप ये तय करेंगे फाइनली कि कौन व्यक्ति अब जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी पहलू जो है उभर करके सामने आता है। अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट पल्ला झाड़ते हुए नहीं नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राइल्स ट्यूब जो है वह हम सपोर्ट सिस्टम में नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको हटाने से वह भूख से मरेगा, ना कि हटाने से मर जाएगा। तो फिर यहां पर अब देखना होगा कि आप इसे जो है वह पैसिव यूथनेशिया के हिस्सा नहीं मानते हैं और इसे एक्टिव यूथनेशिया का भी हिस्सा तो नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि बाहर से तो कुछ ड्रग्स नहीं दिया जा रहा है। यह कहा जाता है कि चलिए पैसिव यूथनेशिया तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये एक्टिव यूथनेशिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कंडीशन नहीं है, बाहर से कोई ड्रग्स उसे नहीं दिया जा रहा है मारने के लिए, किसी तरह का पॉइजन नहीं दिया जा रहा है, सपोर्ट सिस्टम को भी हटाने को आप नहीं मान रहे पैसिव यूथनेशिया, तो फिर इसे माना क्या जाए? और मेडिकल टीम ऑलरेडी जो है, वहाँ के डॉक्टर उसके हैं, वह कह चुके हैं कि यह कभी ठीक नहीं हो सकता है, मेडिकली अनफिट उसे कर दिया गया है। तो अब यह देखना होगा कि एक नए तरह का इशू सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई साहब आप कोई संस्था देखिए, वहां इसे रखा जा सकता है क्या नहीं। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी संस्था ने ये ले भी लिया जिम्मेदारी कि हाँ जब तक ये जीवित रहेगा हम इसकी देखभाल करेंगे, तो भाई आप देखभाल कर सकते हैं, वह आर्थिक पहलू जो समस्या है आप उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके शरीर पर जो पीड़ा हो रहा है, इसी पीड़ा को खत्म करने के लिए तो यूथनेशिया का इजाजत पहले दिया गया, तो उस पीड़ा का क्या होगा? दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा गया है मामला, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जब एक पक्ष बना लिया जाएगा, यानी कि सरकार एक पक्ष हो गई, तो नया डिबेट शुरू हो जाएगा कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस के मेडिकल इक्विपमेंट्स किस किस चीज को आप पैसिव यूथनेशिया में कंसीडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना होगा। और यह सरकार के लिए भी, मेडिकल बोर्ड के लिए भी आगे चल के चैलेंजेस हो सकता है, कोर्ट के लिए भी होगा, और जो परिजन हैं, जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी बहुत मुसीबत वाला चीज हो सकता है, क्योंकि मामला जो है इथिकल डायलेमा का है, नैतिक दुविधा का प्रश्न है। इसीलिए इथिक्स का ये फेवरेट टॉपिक है, इस पर नजर बना के रखिए, इस पर अच्छे से प्रश्न आएंगे और इस पर आप अपना आंसर अच्छा से तैयार कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।